विधायिका। हम भारत में चुनावों का महत्व और चुनाव के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन पिछले अध्याय में कर चुके हैं। विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिकाएं कैसे काम करती है और लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में कैसे मदद करती हैं। आप भारत में संसद और राज्य की विधायिकाओं की संरचना और कार्यों तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आप निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी। विधायिका का क्या महत्व है, संसद के कार्य और शक्तियां क्या है, कानून कैसे बनता है, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है, हमें संसद क्यों चाहिए। विधायक विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य है। सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। संसद में बहुत से सदृश्य देखने को मिलते हैं। सदन में बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि इसे अत्यंत जीवंत रखते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्र में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व खोती जा रही हैं। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण का पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू करता है। इसके कुछ आलोचक को यह कहने का मौका मिल गया कि संसद का ह्रास हो गया है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। यह हमें संसद को की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रातिनिधिक है और फिर इसके पास सरकार कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी है। खुद करें, खुद सीखें। इन समाचारों पर विचार करें और यह सोचें कि विधायिकाएं न होती तो क्या होता। प्रत्येक रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बताएं कि जैसे कार्यपालिका को नियंत्रित करने में विधायिका सफल या असफल रही। 28 फरवरी 2002 को केंद्रीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने केंद्रीय बजट प्रस्ताव में 50 किलोग्राम यूरिया खाद की बोरी की कीमत 12 रुपए बढ़ने तथा अन्य दो खादों के दामों में भी कुछ वृद्धि करने के प्रस्ताव की घोषणा की। इससे खाद के दामों में 5% वृद्धि हुई। यूरिया खाद के वर्तमान मूल्य 4830 रुपये प्रति टन पर 80% सब्सिडी है। 11 मार्च 2002 को विपक्ष के जबरदस्त विरोध के कारण वित्त मंत्री को खाद के दामों में वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। द हिंदू 12 जून 2002 का समाचार पत्र है। 4 जून 1998 को लोकसभा में यूरिया खाद और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि को लेकर विवादास्पद स्थिति बन गई। पूरे विपक्ष ने सदन में बहिर्गमन किया। इस मुद्दे पर सदन में 2 दिनों तक गर्मागर्मी रही। वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्ताव में यूरिया खाद के दामों में मात्र 50 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि का प्रस्ताव किया था, जिससे उस पर सब्सिडी कम की जा सके। इस विरोध के परिणाम स्वरूप वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। हिंदुस्तान टाइम्स 4-5 जून 1998।
22 फरवरी 1983 एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज लोकसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी कामकाजों को स्थगित करने तथा असम पर बहस को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। गृह मंत्री पीसी सेठी ने बयान दिया, असम में रहने वाले सभी समुदायों और समूहों के बीच सद्भाव कायम करने के लिए मैं अलग अलग विचार और नीतियों से प्रतिबद्धता रखने वाले आप सभी सदस्यों का सहयोग चाहता हूं। यह समय विवाद का नहीं वरन घाव पर मरहम लगाने का है। हिंदुस्तान टाइम्स 22 फरवरी 1983। लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने आंध्र प्रदेश में हरिजनों के उत्पीड़न के प्रति विरोध जताया। द हिंदू 3 मार्च 1985। संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है? हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा तथा दूसरे को लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। अब केवल 7 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है। विविधताओं से परिपूर्ण पूरे देश में प्रायः द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देशों के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। एक सदन द्वारा लिया गया ये भारत द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लद्दाख, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, इधर असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, यानम, पुडुचेरी, कारिकल, पुडुचेरी, माहे, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, भारत। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो दिखाई गई है डॉट से राज्य की सीमा दिखाई गई। लाल बिंदु वाले जो दिखाए गए यहीं पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है। कुल 7 जगह है द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत: आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो पाता है। उच्च सदन पुनर्विचार के लिए उपयोगी काम को अंजाम दे सकता है और इसके विचारों का तो महत्व हो सकता है पर मतों का नहीं। जो लोग सक्रिय राजनीति में उठक पटक से दूर है वे निचले सदन को सलाह दे सकते हैं। पूर्णिमा बनर्जी, संविधान सभा के वाद विवाद, खंड 9, पृष्ठ संख्या 33, 30 जुलाई 1949। राज्यसभा संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य के विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। द्वितीय सदन राज्यसभा में प्रतिनिधि के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात द्विसदन में ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अमेरिका की द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमारी राज्यसभा के लिए इस अमेरिका प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है। संविधान की
चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या होगा। 1998 12 लाख लगभग 19.98 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 6.10 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। संविधान निर्माता ऐसी विसंगति से बचना चाहते थे। यहाँ ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसी प्रकार ज्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 तथा छोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम राज्य सभा में 1 सीट दी गई है। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपने कार्यकाल पूरा करते हैं और इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती, अतः इसे संसद के अस्थायी सदन के रूप में जानते हैं। जर्मन में विधायिका द्विसदनात्मक है। दोनों सदनों को बुंदेस्टैग फेडरल असेंबली और बुंदेसरैट फेडरल काउंसिल कहते हैं। असेंबली का चुनाव प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एक मिलीजुली जटिल प्रक्रिया से 4 वर्ष के लिए होता है। जर्मनी के 16 संघीय राज्यों को फेडरल काउंसिल में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। बुंदेसरैट की 69 सीटों राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में बांट दी जाती है। ये सभी सदस्य सामान्य रूप से राज्य सरकार में मंत्री होते हैं और उनका चुनाव नहीं होता, वरना वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जर्मनी के कानून के अनुसार इन सभी सदस्यों को एक टीम की भांति अपने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार वोट देना होता है। कभी कभी राज्यों में गठबंधन सरकार होने पर इन सदस्यों में सहमति नहीं बन पाती है, तब वे मतदान में भाग नहीं ले पाते। बुंदेसरैट सभी कानून प्रस्तावों पर मतदान नहीं करती, लेकिन वे सभी नीतिगत मुद्दे जिन पर संघीय राज्यों को समवर्ती शक्तियां प्राप्त हैं और जिन विषयों में संघीय निर्देशों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर हो, वे सभी मुद्दे बुंदेसरैट द्वारा पारित होने चाहिए। बुंदेसरैट ऐसे विधेयकों को वीटो भी कर सकती है। इस व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होना बाकी होते हैं, तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। खुद करें खुद सीखें विभिन्न राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या का पता लगाएं। एक चार्ट बनाकर 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा उस राज्य में से निर्वाचित राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दिखाइए। मुझे समझ में नहीं आता कि खिलाड़ी, कलाकार और वैज्ञानिकों को मनोनीत करने का प्रावधान क्यों है। वे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं और क्या वे वास्तव में राज्यसभा की कार्रवाई से कुछ खास योगदान दे पाते हैं। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र में बांटा दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार न बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर
नए चुनाव कराने का सलाह दें तो लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जा सकता है। कहाँ पहुंचे और क्या समझते हैं हम? क्या आप मानते हैं कि राज्यसभा की संरचना ने भारत में राज्यों की स्थिति को संरक्षित किया है? क्या राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष न होकर प्रत्यक्ष होने चाहिए? इससे क्या फायदे या नुकसान होगा? 1971 की जनगणना से लोकसभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ी है। क्या आप मानते हैं कि इसे बढ़ाना चाहिए? इसके लिए क्या आधार होना चाहिए? संसद क्या करती है? विधायिकाओं के क्या तात्पर्य, क्या कार्य हैं? क्या संसद के दोनों सदनों के कार्य समान हैं? क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है? कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अन्य अनेक कार्य हैं। आइए इन कार्यों की सूची बनाएं। विधायी कामकाज। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। विधेयक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं। कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्रों में सीमित रखने तथा जनता जिसने जिसने उसे चुना है के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। इस अध्याय में आगे हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। वित्तीय कार्य। सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। इन कामों पर धन खर्चा होता है। यह धन कहाँ से आता है? प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्तियां उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार न तो गलत खर्च करे और न ही ज्यादा खर्च करे। संसद यह सब बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से करती है। शंकर चिल्ड्रेन्स बुक ट्रस्ट कार्टून बुझे संसद, ये डेमोक्रेसी होम मिनिस्टर, और ये डिमांड एक्सट्रीमिटी दे रखा है। संसद एक हाकिम है और यहाँ मंत्रिमंडल बड़े दिनहीन लग रहे हैं। विभिन्न मंत्रालयों को धन आवंटित करने की संसद की शक्ति का यह परिणाम है। 3 अप्रैल 1955। प्रतिनिधित्व। संसद देश के विभिन्न क्षेत्रों, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। बहस का मंच। संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाली किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। संवैधानिक कार्य। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान है। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। न्यायिक कार्य। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के प्रस्तावों पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। राज्यसभा की शक्तियां। ऊपर हमने संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया, लेकिन द्विसदनात्मक विधायिका में दोनों सदनों की शक्तियों में कुछ अंतर होता है। नीचे
के दोनों चार्टों को ध्यान से देखें। एक में लोकसभा और दूसरे में राज्यसभा की शक्तियां की सूची दी गई है। लोकसभा की शक्तियां, राज्यसभा की शक्तियां। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। राज्यसभा में सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है। कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कुछ प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। संविधान में संशोधन करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लेकर राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। समिति और आयोग का गठन करती है और उनके प्रतिवेदन पर विचार करती है। यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। राज्यसभा की विशेष शक्तियां। आप जानते हैं कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्य के हितों, शक्तियों का संरक्षण करना है। इसीलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले प्रत्येक मुद्दे इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है को राष्ट्रहित में संघीय सूची या समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्तियां बढ़ती है, लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा की विशेष शक्तियां। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वहीं उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? राज्यसभा की को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। अतः संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। इस तर्क के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सामान्य और संवैधानिक विधेयकों पर पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने और उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है। तो लोकसभा का खजाना पर नियंत्रण है, इसीलिए वह ज्यादा शक्तिशाली है। संसद कानून कैसे बनाती है? संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। कानून बनाने की विधियों में से कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियां कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार कर ली गई है। कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विधेयक का कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इन अवस्थाओं पर गौर करें, आपको साफ साफ पता लगेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया तकनीकी और कठिन है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। जनता की इच्छा विधेयक समिति के पास भेजा जाता है या उस पर सदन में चर्चा होती है। विधेयक समिति रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट देने के बाद सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करता है। सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है। विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी सदन में पेश किया जाता है। विधेयक या तो पारित होता है या तो रद्द हो जाता है, दूसरे सदन में भेजा जाता है
दूसरे सदन या तो इसे मंजूरी देता है या इस पर सुझाव भेजता है। जरूरी पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। विधेयक कानून बन जाता है। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। विधेयक जिन चरणों से होकर पारित होता है, आइए उसे देखें। विधेयक के विभिन्न प्रकार: सरकारी विधेयक, निजी सदस्यों के विधेयक, गैर वित्तीय विधेयक, वित्तीय विधेयक, सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इस बात पर काफी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या जरूरत है। कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वायदों को पूरा करने या आगामी चुनाव को जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकता है। अनेक हित समूह, मीडिया और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। अतः कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों को कहां से जुटाया जाएगा, विधेयक का कितना समर्थन और विरोध होगा, प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि खास तौर पर आज के गठबंधन सरकारों के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटकों दलों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इन व्यवहारिक बातों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करता है। एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनने का कार्य शुरू होता है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबंध होता है वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। उदाहरण के लिए, लड़कियों के विवाह की उम्र यदि 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी है तो इसका प्रारूप विधि मंत्रालय बनाएगा। इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी हो सकती है। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। जिस विषय का विधेयक हो उसे विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी वह इसी प्रक्रिया से गुजरता है। जैसे आप जानते हैं कि किसी विधेयक को लागू होने के लिए इसका दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, लेकिन यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। पहले जब कभी भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, निर्णय हमेशा ही लोकसभा के पक्ष में गया है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। यदि राज्यसभा 14 दिन तक उस पर कोई निर्णय न ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी। ये कार्टून बुझें कार्टून आर.के. लक्ष्मण, टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है। ठीक है, बस नहीं करते हैं, बात को आपसी सहमति से सुलझाते हैं। तुम विधेयक का समर्थन करना और मैं उसका विरोध करूंगा। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। एक धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं
किया जाएगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। कहाँ पहुंचे और क्या समझे हम। कानून बनाने की विधि के अध्ययन के बाद क्या आपको लगता है कि संसद विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के लिए पर्याप्त समय दे सकती है? यदि नहीं तो इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे? संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है? जिस दिल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है उससे उसी के सदस्यों को मिलकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनाती है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा उसे सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी तब वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इससे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। ऐसे विशेषाधिकार का उद्देश्य यह है कि सांसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सकें और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सकें। संसद यह नियंत्रण कैसे करती है? वह किन साधनों का प्रयोग करती है? क्या कार्यपालिका की ज्यादतियों पर संसदीय नियंत्रण सफल है? संसदीय नियंत्रण के साधन। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। यह काम नीति निर्माण, कानूनों या नीति को लागू करने तथा कानून या नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विधायिका यह काम कई तरीकों से करती है। बहस और चर्चा, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव, बहस और वाद विवाद। कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त सदन में सामान्यतः वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे कुछ अवसर निम्न हैं। प्रश्नकाल। संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। शून्यकाल। इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है और लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव आदि। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासनिक एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी इतने सारे स्टिंगिंग ऑपरेशनों के बाद क्या मंत्री अब भी कहीं भी कुछ भी बोलने को स्वतंत्र है? रुचि दिखाई है और इस समय सदन में सबसे अधिक उपस्थित रहती है। ज्यादातर प्रश्न लोक अभिहित के विषयों जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए प्रायः ऊंची आवाज में बोलना, अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना तथा सदन से
गमन करने जैसी घटनाएं देखी जा सकती हैं। इससे सदन का बहुत समय बर्बाद हो जाता है, लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी कदम सरकार से रियायत रियायत प्राप्त करने के राजनीतिक तरीके हैं और इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, कानूनों की मंजूरी देने या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। इसके अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है। जिस सरकार को विधायिका में मन माफी बहुमत होता है, उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन यह मान कर नहीं चला जा सकता कि यह स्वीकृति मिल ही जाएगी। इस सहमति के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार और विपक्षों के बीच गंभीर मोल तोल और समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो पर राज्यसभा में न हो, जैसे कि 1977 में जनता पार्टी और 2000 में राजग सरकारों के दौरान हुआ, तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफी रियायतें देनी पड़ती है। अनेक विधेयकों मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधी विधेयक 2000 को राज्यसभा ने अस्वीकृति कर दिया। वित्तीय नियंत्रण, जैसे पहले कहा जा चुका है कि सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के ये चित मंत्री होना बड़ा कठिन काम है। यह तो रोज एक इम्तिहान देने जैसा है। इम्तिहान देने जैसे कार्यपालिका के खजानों पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृति से विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृति करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। वह भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है। अविश्वास प्रस्ताव संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायित्व बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम, काल्पनिक ज्यादा होती है। लेकिन सन 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा। इनमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए न रख सकी। इसी प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है, परंतु इसके लिए जरूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य बहस में रुचि रखते हों और उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग लें और सरकार द्वारा विपक्ष में आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के अधिवेशनों तथा इनमें होने वाली बहस पर खर्चा किए जा रहे समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में गण पूर्ति कोरम का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशन के बहिष्कार जैसी समस्याएं भी हो रही हैं, जिसमें वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति प्रभावित हुई है। खुद करें खुशी के दूरदर्शन पर संसद के आंखों देखे प्रसारण को 3 दिन तक लगातार देखिए। यह इस संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को 3 दिन तक एकत्र करें। इससे एक वॉलपेपर पोस्टर तैयार करें। ऐसा करने में उन मुद्दों पर ध्यान दें जिन पर बहस हुई। अध्यक्ष की क्या भूमिका रही, कैसे प्रश्न पूछे गए, राजनीतिक दलों तथा अब के निर्वाचन क्षेत्र
निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि की क्या भूमिका रही। वाद विवाद में उठे मुद्दे की प्रकृति कैसी थी, क्या वे सभी राष्ट्रीय थे या क्षेत्रीय। संसद समितियां क्या करती हैं। ये कार्टून पूछ लेते हैं। इरफान द्वारा कार्टून संसद के 50%। तुम्हें संसद से संबंधित कोई सवाल तो नहीं करना, बताइए पिछले 50 वर्षों में संसद से कुल कितने वॉकआउट हुए। सांसद साहब, सरकार से विरोध दर्ज कराने का एक आम तरीका है सदन से वॉकआउट करना। क्या यह काम जरूरत से ज्यादा हुआ। विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं वरना सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चूंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसके लिए उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है। किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषयों का गहन अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए उस पर ज्यादा ध्यान और सही समय देने की जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान मांगों का अध्ययन, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल आदि। संसदीय समितियां यह सब कार्य करती है। 1983 में भारत में संसद को अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां हैं। अस्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट खर्चे तथा उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती हैं। अस्थायी समितियों के अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर जांच, संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जा सकता है। समितियों की इस व्यवस्था ने संसद का कार्यभार हल्का कर दिया है। अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को समितियों को भेजा गया है। संसद ने भी समितियों द्वारा किए गए कामों में छीट-फूट बदलाव करके उसकी मंजूरी दे दी है। कानूनी नजरिए से देखें तो संसद की मंजूरी के बिना तो बजट पास हो सकता है और न ही कोई विधेयक कानून बन सकता है, किंतु यह बात भी सच है कि समितियों के द्वारा किए गए सुझावों को संसद शायद ही कभी नामंजूर करती है। जहां तक विधायिका की प्रकृति का सवाल है तो उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं बाधाएं देखें तो विधायिका पर कोई बाध्यता नहीं है। संसद अथवा विधायिका की संप्रभुता पर कोई सीमा नहीं है। एन.बी. गाडगिल, संविधान सभा के वाद विवाद, खंड 11, पृष्ठ संख्या 659, 18 नवंबर 1949। अच्छा, तो कानून बनाने वाले पर भी कुछ कानून लागू होते हैं। संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि संसद बहस मुँह हिसाबे का मंच है। बहस मुबाहिसे के जरिए ही संसद अपने सभी जरूरी कामों को अंजाम देती है। यह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है ताकि संसद की कार्रवाई आसानी से चले और उसकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। सदन की अध्यक्षता विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। कार्टून बूझें। इरफान द्वारा कार्टून बनाया गया, वॉक आउट नहीं आउट किए गए हो। सांसद लेजिस्लेटिव, इन सदस्यों ने वॉकआउट नहीं किया है, इन्हें अध्यक्ष ने बाहर निकाला है। क्या ऐसी स्थिति अक्सर आती है? मुझे समझ में नहीं आता कि नेता अपने दल क्यों बदलते हैं। क्या वे कभी अपनी उस पार्टी में लौट कर आते भी हैं जो उन्होंने छोड़ी थी? एक और तरीके से भी सदन की अध्यक्ष अपने सदस्यों को व्यवहार को नियंत्रित करता है। आपने शायद दल बदल निरोधी कानून के बारे में सुना होगा। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहें तो क्या होगा? स्वतंत्रता के काफी समय बाद तक यह समस्या बनी रही। अंततः दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के
टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया। इसे दल बदल निरोधी कानून कहते हैं। इसे बाद में 91वें संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद जैसे मंत्री के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दल बदल क्या है? यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देशन के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दे तो उसे दल बदल कहते हैं। विगत 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि दल बदल निरोधक कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की है। निष्कर्ष क्या आपने संसद की कार्रवाई का टेलीविजन पर आंखों देखा प्रसारण देखा है? आपको सदन में इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगा वेशभूषा दिखाई देगी जो देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान सदस्य भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। वे विभिन्न जाति धर्म और संप्रदाय से आते हैं। वे प्रायः एक दूसरे को प्रबल विरोध करते हैं। अनेक अवसरों पर ऐसा लगता है कि वे देश का समय और धन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन पीछे इस अध्याय में आपने देखा कि यह सांसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित भी कर सकते हैं। वे हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपनी खास बनावट के कारण सांसद सरकार के सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्वात्मक हैं। संसद में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की मौजूदगी होती है। इससे संसद ज्यादा प्रतिनिधित्वात्मक हो जाती है। इसी कारण संसद जनता की इच्छाओं के अनुरूप चलती है और जनता की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करती है। संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली यह विधायिका अत्यंत शक्तिशाली और उत्तरदायी संस्था है। यही संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है।